सेंटर allocates 20 करोड़ टू बेल आउट पुअर प्रिजनर। तो हम लोग हमेशा प्रिजनर का बात करते हैं, तो विथ रिगार्डिंग टू द स्टेट, कि इंडिया का जो एग्जाम्पल है इसमें एथिकल स्टैंडर्ड की, आप सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल सिटीजन का बात नहीं करते, आप पुअर प्रिजनर की बात करते हैं, उनका कैसे बेल आउट करे। बेल एक्ट, रीचिंग द लास्ट माइल, लिविंग नो वन बिहाइंड इवन इफ दे आर इन प्रिजन, सपोर्ट टू द पुअर प्रिजनर स्कीम वॉज लॉन्च लास्ट ईयर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मोस्टली इट इज एक्सपेक्टेड दैट अगर देंगे उनको, बेल आउट पहले करेंगे, पेमेंट देंगे, तो हो सकता है कि उनका जो ह्यूमन राइट्स है वो सिक्योर रहे। क्योंकि ऐसा होता है कि मोस्ट ऑफ द केसेस अंडर ट्रायल पॉपुलेशन में जाते हैं, और इसके कारण जो लॉन्ग टर्म मेंटल ट्रॉमा होता है फॉर द अंडर ट्रायल, ये अफेक्ट करते हैं पूरे फैमिली को भी, उनको भी। और इट इज नॉट गुड फॉर द जस्ट सोसाइटी इन लार्ज। तो उसे क्या किया जा रहा है? एम्पावर्ड कमिटी एट अ डिस्ट्रिक्ट लेवल, ओवरसाइट कमिटी टू आइडेंटिफाई द प्रिजनर। उसके बाद फिर स्टेप लिया जाएगा। तो इम्प्लीमेंट कौन करेगा इसको? एनसीआरबी। इट विल बी अ नोडल एजेंसी फॉर द इम्प्लीमेंटिंग ऑफ स्कीम। तो बेल और प्रोविजन अच्छे एग्जांपल है कि जो अंडर ट्रायल बात करते हैं, इंडिया में 6.8 आई थिंक सम लाख अंडर ट्रायल है। और उसे ओवर क्राउडिंग का प्रिजन होता है, तो कैसे बेल आउट करे? तो उसे के लिए यूनियन गवर्नमेंट का फंड है, एंड इम्प्लीमेंटेड बाय द एनसीआरबी। और जो आपने बात की है कि इसमें अगर हम देखें अभी के टाइम पर कितना, तो हमारे यहाँ 4 लाख से ज्यादा लोग हैं जो अंडर ट्रायल्स हैं। और इसी के साथ इसमें हम देखते हैं कि जो मेन मकसद है स्कीम का, वो खाली अंडर ट्रायल्स के लिए नहीं है। वो ऐसे सभी प्रिजनर्स के लिए है जो बहुत ज्यादा गरीबी हैं, जिनकी जो एनुअल इनकम है वो 5 लाख से कम है। इसी की अगर को रिलेशन में हम देखें, नालसा जो कि 1987 के अंदर एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, वहां पर बोला जाता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपना रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं जुडिशरी के सामने। तो सेक्शन 12 के अंदर किन किन लोगों की बात की गई है? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स। आपकी अगर सालाना इनकम 5 लाख से नीचे है, पहले जो थी 1 लाख थी इसकी लिमिट, अब 5 लाख बढ़ाई गई। इसके बाद आपकी ट्रैफिकिंग हुई है, आपको ट्रांसलोकेशन में शिफ्ट किया गया है, वुमेन या चाइल्ड, मेंटली आप डिसेबल्ड हैं, या फिर आप कई चीजों के विक्टिम है। सबसे पहला डिजास्टर, जिसमें अर्थक्वेक, इंडस्ट्रियल डिजास्टर, फ्लड। इसके बाद आप एथनिक वायलेंस, एथनिक क्लिंजिंग जो हम देखने को मिलती है हमें अलग अलग कंट्रीज में। इंडिया के अंदर भी अगर ऐसा कोई इवेंट होता है तो उसके लिए भी आप नालसा के अंदर जा सकते हैं। इसके अलावा आप अगर इंडस्ट्रियल वर्कमैन है, यानी आप लेबर सेक्शन का पार्ट है, तो भी आप जा सकते हैं। और कौन कौन से एक्ट के अंदर? इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट, जस्टिस जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, ओरिजिनल है 1986 का, और जो नया है 2015 का। और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की कहता है कि आपको किस तरीके से सेंसिटिव पुलिसिंग की जरूरत है जब आप बात करते हैं। जो पोस्को एक्ट है, या फिर जो पोश एक्ट है, या फिर जो बच्चे हैं उनका किस तरीके से रिहैबिलिटेशन हो। और जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि बच्चों को पुलिस वाले ही, जो पुलिस अथॉरिटीज है वो ही उनको करें, और जेल में डालने की जरूरत ना पड़े। तो ये सारे प्रोविजंस आते हैं नालसा एक्ट से, जो कि इसका कोरिलेशन में है। यस। ओवरऑल ये अंडर ट्रायल के लिए बोल सकते हैं, और फिर जो ओवरऑल डिग्निटी एंड ह्यूमन राइट्स ऑफ द प्रिजन पॉपुलेशन, उस पर बात होता है। ठीक है। और डिस्कस पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, 75,000 करोड़, 1 करोड़ हाउस होल्ड। इंटरेस्टिंग आर्टिकल। फाइनेंशियल डेवोल्यूशन, फाइनेंशियल डेवोल्यूशन अमंग द स्टेट्स, रोल ऑफ द फाइनेंस कमीशन। तो स्टेट फाइनेंस कमीशन होता है फॉर अ डेवोल्यूशन बिटवीन द स्टेट एंड द लोकल बॉडीज, फाइनेंस 280 आर्टिकल। इसमें बात होता है कि devolution among the states and center and state. Pool 270 of the constitution provide for the net distribution of net tax proceeding between the union government and center and state. उसमें फिर बाकी फिर जीएसटी और रिकमेंडेशन भी लिया जाता है अंडर द आर्टिकल 280। अब इसमें डिविजिबल पूल में सेस और सरचार्ज नहीं होता। तो क्वेश्चन हमेशा उठता है बाय द स्टेट, दे ऑलवेज क्वेश्चन कि सेंटर इज यूजिंग द प्रोविजन ऑफ द सेस एंड सरचार्ज to increase their own revenue and they are not sharing with the states. फाइनेंस कमीशन दिया हुआ है कि इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड एवरी 5 years, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, अपॉइंटमेंट बाय प्रेसिडेंट। 16 का फाइन, अभी 15 फाइनेंस कमीशन हुआ, उनका रिकमेंडेशन है
देयर रिकमेंडेशन, एनके सिंह का रिकमेंडेशन 21 से लेकर 26 तक चलेगा। जो अभी 16 फाइनेंस कमीशन अंडर चेयरमैनशिप ऑफ अरविंद पनागरिया, हिज रिकमेंडेशन विल बी फ्रॉम 26 टू 31। एलोकेशन अभी 41% है, मतलब कि टोटल टैक्स कलेक्शन 41% शेयर है स्टेट का, बाकी सेंटर। उसमें हॉरिजॉन्टल होता है और वर्टिकल होता है। वर्टिकल मतलब कि वर्टिकल लेयरिंग, लोकल बॉडी, स्टेट एंड सेंटर। लोकल बॉडी के लिए ग्रांट 90,000 कुछ का रहता है, स्टेट के लिए 41% और बाकी सेंटर। हॉरिजॉन्टल मतलब अमंग द स्टेट्स। उसमें से पॉपुलेशन एक क्राइटेरिया था, एक दूसरा क्राइटेरिया एरिया था, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, टैक्सेशन एफिशिएंसी, उसके बाद पॉपुलेशन का डेमोग्राफिक डिविडेंड, पॉपुलेशन उसी में आ गया। एक और एक क्राइटेरिया इनकम डिस्टेंस। इतने सारे क्राइटेरिया पर डिवीजन होता है, डिवोल्यूशन होता है। अब ऐसे फेडरलिज्म बेसिक स्ट्रक्चर है, लेकिन बात होता है कि सेस एंड सरचार्ज कलेक्टेड बाय यूनियन गवर्नमेंट, और 23% द ग्रॉस टैक्स रिसिप्ट है, दैट डू नॉट बिकम द डिविजिबल पूल विद द स्टेट। तो उसे एक तरह से स्टेट का जो रेवेन्यू वो कम हो जाता है। 41 होना चाहिए परसेंट, तो इन रियलिटी सिर्फ 32% होता है। इसके लिए बात होता है कि जीएसटी कंपनसेशन सेस is for repayment of loan taken to compensate a state to shortfall in tax collection। लेकिन इसमें भी कंपेंसेशन में बात होता है कि कोविड के समय नहीं दिया गया था, तो 2022 के समय में 50,000 करोड़ वे अलोकेटेड बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री फॉर द जीएसटी कंपेंसेशन। उसमें बोला गया था कि एवरी ईयर 14% इंटरेस्ट रेट पर आपको कहीं भी अगर जीएसटी कलेक्शन में इशू होता है और आपको लॉसेज होता है, तो सेंटर जो होंगे वो पूरे कंपेंसेट करेंगे आपका लॉस। और जो सेस होता है, इट इज टेकन फ्रॉम द इलिसिट सब्सटेंसेस, नहीं इलिसिट नहीं, इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंसेस, फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल, गैम्बलिंग, फिर टोबैको एक्सेट्रा, और लग्जरी गुड, वहां से उठाया जाएगा रिसोर्सेस, और फिर कंपेंसेशन सेस में डाला जाएगा। और कंपेंसेशन सेस जो प्रॉमिस किया है बाय द सेंटर टू द स्टेट कि आपको मिलेगा, आप बस जीएसटी अडॉप्ट कर लीजिए आपको मिलेगा, तो दिया जाता है उसमें। every amount of state get back every rupee they contribute to the central tax, so deep variation। हर एक स्टेट का अलग अलग है, तो इसमें क्वेश्चन उठता है कि यूपी बिहार पॉपुलेशन के हिसाब से ज्यादा मिल रहा है, लेकिन जो साउदर्न सदर्न स्टेट है, फॉर एग्जाम्पल तमिलनाडु एंड केरला, उनको कम मिल रहा है। तो इनकम डिस्टेंस, पॉपुलेशन डिस्टेंस में भी देर इज अ डिविजन। तो दो बात कर लिए, यूज ऑफ सेस एंड सरचार्ज, लेस वेरी लेस डिवोल्यूशन ऑफ द टैक्सेस टू द स्टेट। सेकंड, डिफरेंसेस इन द हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन। तीसरा हो गया कि there is an decrease in the diesel pool of taxes in the southern state over last 6 FC। तो क्या फायदा हुआ पॉपुलेशन कंट्रोल का, क्या फायदा हुआ पॉपुलेशन प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग का, वो क्वेश्चन उठता है। तीसरा होता है ग्रांट्स इन एड, इट ऑल्सो वेरीज विद द स्टेट। ग्रांट्स इन एड, स्पेसिफिक ग्रांट मतलब कि स्टेट स्पेसिफिक ग्रांट इज गिवन टू द लोकल बॉडीज ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन एरिया ऑफ स्टेट। लोकल बॉडीज में पीएम स्वच्छ भारत अभियान और जल शक्ति में भी दिया गया था लोकल बॉडीज को प्रमोट करने के लिए। तभी जाके हम लोग बात करते थे मोस्टली लोकल बॉडीज डिपेंडेंट ऑन द सेंटर, उसके बाद कुछ स्टेट ऐसे। तो क्या वे फॉरवर्ड होना चाहिए, तो ये प्रॉब्लम है जीएसटी वाले में और फाइनेंशियल डेवल्यूशन में बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। तो बोला जाता है कि स्टेट जनरेट 40% रेवेन्यू बट 60% एक्सपेंडिचर वेयर करते हैं, तो वो इम्बैलेंस है। देयर शुड बी अ फेयर शेयरिंग मैकेनिज्म। तो बोल सकते हैं एक कि जो पहला जो जीएसटी कंपनसेशन सेस है, इट शुड बी मैंडेटेड और उसको कंप्लाई जरूरी है बाय द सेंटर का हमेशा। दूसरा कि डिविजिबल पुल, उसमें जो सेस और सरचार्ज है, सेस होता है आई थिंक इट इज फॉर द स्पेसिफिक पर्पसेस, है ना, कि एजुकेशन हम्म। सेस, स्वच्छ भारत हम्म। सेस। तो टैक्सेस के ऊपर टैक्स जो लगता है, एक्स्ट्रा सेस लगता है फॉर द स्पेसिफिक पर्पसेस, उस सेस बोलते हैं। सरचार्ज क्या होता है मानसी? टैक्स ऑन टैक्स है ना? सरचार्ज होता है उसे कोई एग्जैक्ट हाँ, पेमेंट, मतलब कोई सरचार्ज। फीस आप लगा रहे हो सरचार्ज टैक्स के जैसे ऊपर। टैक्स ऑन टैक्स ही होता है सरचार्ज। जैसे आप इनकम टैक्स देते हो तो पूरा अमाउंट आ गया कि इतना आपको टैक्स पे करना है, फिर उस टैक्स अमाउंट के ऊपर सरचार्ज लगता है, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड टैक्स ऑन टैक्स। हम्म। और तो ये जो दो आपने हो गए।
ना औशिक, वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए लगता है। मतलब अगर कोई एनवायरमेंटल कॉस्ट किसी चीज की ज्यादा है तो उस पे लगा दिया। हेल्थ के लिए अगर आपके पास पैसा नहीं मिल रहा तो आपने एनवायरमेंटल कॉस्ट जिसकी ज्यादा है वहां लगा दिया। एजुकेशन के लिए आपको ज्यादा पैसा चाहिए तो कोल सेक्टर में ज्यादा टैक्स कर दो। तो वो होता है सेस। हाँ, तो इसमें पहला बात कर लिया कि बैलेंस फेयर शेयरिंग मैकेनिज्म। सेकंड हो गया कि डीजल पुल है, सेस एंड सरचार्ज, इट शुड बी इंक्लूडेड इनटू इट। उससे क्या होगा कि जो रियल 9% का जो घाटा हो रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 32% ही मिल रहा है, रियलिटी में 41 मिलना चाहिए, तो वो पूरा हो सकता है। फिर कंजम्पशन बेस्ड डेस्टिनेशन टैक्स है, दैट इज टू बी इक्वली डिवाइडेड बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट। इसका मतलब कि इंटीग्रेटेड जीएसटी सेटलमेंट शुड बी सेम एज अ सेंट्रल जीएसटी। जीएसटी काउंसिल में भी देयर शुड बी अ मोर फॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेट। और फिस्कल फेडरलिज्म, हमेशा हम लोग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बात करते हैं, फिस्कल फेडरलिज्म मतलब हर एक स्टेट का अपना अधिकार है, उनको इक्विटी प्रमोट करने के लिए हर एक स्टेट को एक तरह से जॉइंटली कोऑर्डिनेट और कोऑपरेट करना चाहिए विद द सेंटर एंड विद ईच अदर। तो वो ये आईएएस को ऑफिसर के लिखे, तो सोचिए इतना एग्जैक्टली कैसे यूपीएससी टाइप में लिखा हुआ है। तो ये 3-4 एरिया जहाँ पर कर सकता है बात। यहाँ पर देख, कवर क्राइटेरिया फॉर हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन अमंग द स्टेट, स्टेट अमंग द स्टेट, इनकम डिस्टेंस, पॉपुलेशन 1971 सेंसस, उसके बाद फिर एरिया, फॉरेस्ट कवर, फिजिकल डिसिप्लिन, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस। इंडिया जीडीपी गेन्ड 0.9% फ्रॉम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, 31.8 बिलियन वैल्यू जनरेटेड बाय डीपीआई। डीपीआई में क्या क्या पार्ट आते हैं, हर एक इंफ्रास्ट्रक्चर पार्ट आ सकते हैं इसमें, फास्ट टैग से लेकर के, अगर बोला जाए डीबीटी, ई नैम, सोशल सॉइल हेल्थ कार्ड, किसान विज्ञान केंद्र, भारत नेट एक्सेट्रा सब चीज, आधार, यूपीआई, कोविन ऐप। तो उससे जो फाइनेंशियल इंटीग्रेशन होगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा, एक तरह से हेल्प करेगा, लास्ट माइल कनेक्टिविटी, मोर अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, मोर एक्सेसिबिलिटी टू द इंटीरियर्स ऑफ द इंडिया, और ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगा। इसके कारण जो ओवरऑल जो सिटीजन सेंट्रिक जो गवर्नेंस है ये प्रमोट होगा। इसके कारण 0.9% बढ़े डीपीआई। इंडिया स्मार्टफोन, पहले हम लोग बाई करते थे, अब एक्सपोर्ट भी करते हैं, $5 बिलियन एक्सपोर्ट करते हैं अभी। नेशनल पॉलिसी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंपॉर्टेंट, 1919 में किया गया था, तो उसमें बोला गया कि इंडिया विल बी एक्सपोर्टिंग 600 मिलियन मोबाइल। 600 मिलियन मतलब 60 करोड़, 60 करोड़ मोबाइल फोन, वर्थ $110 बिलियन। अब देखते हैं कि कंट्री वाइज शेयर ऑफ स्मार्टफोन एक्सपोर्ट। यहाँ है चाइना 49%, वियतनाम छोटा कंट्री 12%, इंडिया बहुत कम। तो ये दिखाते हैं कि बिग कंट्री स्मॉल कंट्री का फर्क नहीं होता, आपका इकोसिस्टम कैसा है इसमें इम्पैक्ट करता है। इंडिया में देखा जाए सबसे ज्यादा तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश स्मार्टफोन। तो स्मार्टफोन प्रमोट करने के लिए इंडिया में एक्सपोर्ट करने के क्या किया जा रहा है, पहले पीएलआई डीएलआई, मेक इन इंडिया, फिर आप इंसेंटिव देते हो एससीजेड के अंदर में टू स्टैब्लिश द फैक्ट्रीज जैसे। फिर जरूरी नहीं कि आप पूरे स्मार्टफोन बना रहे हो इंडिया में, कंपोनेंट बेस्ड सब्सिडी भी दे रहे हो, स्क्रीन के लिए सिर्फ, सिर्फ बैटरी के लिए अलग अलग प्रमोट किया जा रहा है। फिर जो कोलैबोरेशन है, एमओयू साइन विद बिग कंपनी, एनवीडिया से लेकर फॉक्सकॉन, जॉइंट कोलैबोरेशन बिटवीन द टाटा एंड फॉक्सकॉन टू मेक द एप्पल मोबाइल। तो हर एक फील्ड में प्राइवेट सेक्टर कोलैबोरेशन हो रहा है। अनडिक्लेयर वॉर विद नेचर, वी हैव डिस्कस विद रिस्पेक्ट टू केरला, कैसे वहां पर एनिमल वाइल्ड लाइफ ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। तो पहली बार बात होता है कि इंडिया में 88 एलिफेंट कॉरिडोर है,
24% जो कॉरिडोर है रिजर्व फॉरेस्ट में, और 76% है फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर, टी गार्डन, ह्यूमन सेटलमेंट। एक अच्छा एग्जाम्पल है कि 76% जब एग्रीकल्चर में है, टी गार्डन में, तो ऑब्वियस बात है देयर वुड बी अ वाइल्ड लाइफ ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट, ट्वेंटी क्योंकि फाइव बीजिंग परसेंट इन रिजर्व्ड और 74% इन। 24% रिजर्व में कॉरिडोर, और अच्छा। 76% ह्यूमन सेटलमेंट में, टी गार्डन, प्लांटेशन, फॉरेस्ट, सब मिक्स ठीक। एग्रीकल्चर। तो ऑब्वियस बात हो गई। और वायनाड में सिर्फ और सिर्फ 51%, 51 ह्यूमन डेथ हुए इन लास्ट 10 ईयर्स वायनाड में सिर्फ। क्रॉप लॉसेस, प्राइम कैटल्स लेड टू डोमेस्टिक कैटल, वो ट्रैम्पल कर देते हैं। प्रॉपर्टी लॉस, क्रॉप लॉस, ह्यूमन लाइफ, डिस्ट्रक्शन नेचुरल इकोसिस्टम क्यों होता है? बिकॉज वी आर, जो डीम्ड फॉरेस्ट का कॉन्सेप्ट है वो हम लोग अडियर नहीं कर पाए। जो डेफिनेशन ऑफ द डिक्शनरी फॉरेस्ट जो भी सुप्रीम कोर्ट ने अपील किया, एंड इट हैज कॉज द 223 अमेंडमेंट कि 1996 गोवर्धन जजमेंट में कि डेफिनेशन ऑफ द फॉरेस्ट शुड बी अपहिल्ड। फॉरेस्ट मतलब फॉरेस्ट, तो डीम फॉरेस्ट जो कॉन्सेप्ट हम लोग अपहिल्ड नहीं कर पाए। हम लोग जो फॉरेस्ट लैंड है उसको यूज करते थे नॉन फॉरेस्ट पर्पसेस के, तो डिस्ट्रक्शन नेचुरल इकोसिस्टम, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कारण देयर वाज अ अनकल्टिवेटेड लैंड, और टोपोग्राफी चेंजेस हुआ। उसी कारण ओवरऑल देखा जाए तो डिप्लीशन ऑफ द सॉइल, यूज ऑफ कैश क्रॉप, डिजीज बढ़ा, प्लांटेशन बढ़ाने से मोनोकल्चर कल्चर बढ़ा, बायोडाइवर्सिटी लॉस हुआ। अब एलिफेंट कहाँ जाएंगे फिर साथ साथ टूरिज्म सेक्टर बढ़ा, फॉरेस्ट एज, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर, बिग बिग जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वो एलिफेंट कॉरिडोर में रहे, उनका स्टैब्लिश किया रहता है रिसोर्ट, सफारी रिसोर्ट। तो इससे तो इम्पैक्ट पड़ता है लोकल एलिफेंट और बाकी सब। इन्वेजिव प्लांट का इंक्रीज होता है, कैटल ग्रेजिंग, फॉरेस्ट फायर, डिस्ट्रॉइंग द वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, दे आर रिड्यूसिंग द क्वालिटी ऑफ फॉरेस्ट। अब डैम, वाटरफॉल आर ऑल कन्वर्टेड एज टूरिज्म। कहीं भी वाटरफॉल है तो आप उसको टूरिज्म बना दिए, बगल में धीरे 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 वहां पर खुल जाएगा, बाकी सब भी सेंचुरी में वैसे ही होगा, डैम में भी वैसे ही होगा। तो आसपास का प्रिस्टीन एनवायरनमेंट है वो अफेक्ट होता है। क्या उसके कारण फिर देर इज अ माइग्रेशन ऑफ द एलिफेंट्स फ्रॉम दैट रीजन, और फिर इंक्रीज इन द वाइल्ड लाइफ ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट। तो ऑपरेशन जम्बो किया गया था जिसमें रेडियो कॉलर यूज किया गया था टू सर्वेलेंस द मूवमेंट ऑफ द एलिफेंट, और कैप्चर भी करना अगर कोई रोग एलिफेंट है तो। दूसरा, टूरिज्म डिपार्टमेंट और फॉरेस्ट रेवेन्यू डिपार्टमेंट सबके बीच में कोलैबोरेशन होना चाहिए। स्टैट्यूटरी बॉडी, हाँ मतलब एक हाई पैनल फॉर्मेशन कंप्राइजिंग ऑफ द ऑफिसर फ्रॉम ऑल द रीजन दैट कैन टॉक अबाउट द रैपिड रिस्पॉन्स टीम। तो रैपिड रिस्पॉन्स टीम का गठन होना चाहिए। टूरिज्म डिपार्टमेंट बाकी सब डिपार्टमेंट उसके बीच में कोलैबोरेशन होना चाहिए कि कहाँ पर फ्रेजाइल जोन है वहां पर हम लोग नहीं स्टैब्लिश कर सकते। ईआई मैंडेटरी तो है ही, लेकिन अडियरेंस होना चाहिए। थर्ड, जो कंजर्वेशन एक्ट है इट शुड बी इन्फॉर्म विद फ्री एंड प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्रिंसिपल। मतलब कि जो कंजर्वेशन एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, इसमें ऑलरेडी आप कंसेंट लीजिए लोकल ग्राम सभा बाकी सबसे फॉर द कंजर्विंग ऑफ द फॉरेस्ट। दूसरा, स्टैट्यूटरी बॉडी इज रिक्वायर्ड टू कोऑर्डिनेट द इशू अंडर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट। मतलब सिर्फ ह्यूमन वाइल्ड लाइफ से डील करने के लिए स्टैट्यूटरी बॉडी होना चाहिए अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट। तभी जाकर के ऐसा जो केरला फॉरेस्ट में हुआ वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट वो बाकी जगह नहीं हो। तो 3-4 एरियाज बात की, हाई पैनल कमिटी, फॉरेस्ट रेवेन्यू टूरिज्म डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेशन, स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉर टैकलिंग स्पेसिफिक इशू वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। और चौथा होगा कि इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्रिंसिपल, कि पहले से आप कंसेंट लेंगे लोकल ग्राम सभा ट्राइबल से विद रिगार्डिंग द फॉरेस्ट कंजर्वेशन, या फिर आप अगर रिक्लेम करते फॉरेस्ट लैंड को। बियॉन्ड शेल्टर, प्रधानमंत्री ग्रामीण और रूरल,
उसका टारगेट है 3 करोड़ रूरल में बनाया जाएगा और 80 लाख अर्बन में बनाया जाएगा, अर्बन हाउसिंग। अब इसमें बात होता है कि जब हाउसिंग जब क्रिएट कर ही रहे हो, तब इट शुड बी सस्टेनेबल। तभी जाके जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है इंडिया की, एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी बनना चाहिए। यूज ऑफ लेस वन टाइम मटेरियल, यूज ऑफ मोर 3R इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए यूज ऑफ रीयूजेबल मटेरियल, ट्रेडिशनल कंस्ट्रक्शन मेथड को भी यूज कर सकते हैं। तो एक टेक्नोलॉजी है मीवान, ये एक एल्यूमिनियम फ्रेमवर्क यूज करता है, रिसाइकेबल है, रीयूजेबल है। जैसे स्टील हाउसेस होता है, पोर्टेबल हाउसेस, स्टील हाउसेस, इसको हम लोग बना सकते हैं। इट इज मूवेबल, रिसाइकेबल। तो मीवान टेक्नोलॉजी एल्यूमिनियम फ्रेमवर्क यूज किया जाता है, पोर्टेबल है, ट्रेडिशनल कंस्ट्रक्शन मेथड विच लेसन द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। तभी जाकर के जब हम लोग मोर एंड मोर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट यूज करेंगे तो लो कार्बन ऑल्टरनेट होगा यूज, लो ग्रीन हाउस गैस एमिशन होगा, लो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन होगा। तो हाउसिंग फॉर ऑल जब बात करते हैं, तो हाउसिंग फॉर ऑल शुड बी विद इन द पंच अमृत मिशन। ऐसा नहीं कि हाउसिंग फॉर ऑल में आप सिर्फ अनसस्टेनेबल मटेरियल यूज करें। आपको लॉन्ग टर्म देखना भी है कि स्मार्ट मीटर लगे उसमें, इको निवास संहिता जिसमें जो बिल्डिंग कोड है उसका गाइडलाइंस को अडहेयर करें, इको निवास संहिता। स्मार्ट घर प्रोजेक्ट जैसे राजकोट में वो एग्जाम्पल है कि कैसे स्लम रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट किया जा रहा है, लेकिन उसमें भी डिफरेंट मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। फॉर एग्जाम्पल लाइट हाउस प्रोजेक्ट का यूज किया जा रहा है। लाइट हाउस प्रोजेक्ट मतलब कि आप इसको मूव कर सकते हो, यहाँ बनाए फिर पोर्टेबल है, बंद करके फिर नया जगह बना सकते हो। तो राजकोट में स्मार्ट घर प्रोजेक्ट स्पेसिफिक एग्जाम्पल विथ रिस्पेक्ट टू अर्बनाइजेशन। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर है? प्रॉब्लम है कि अलग अलग जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, आर्किटेक्ट इंजीनियर होते हैं, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होता है। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के लिए आपके पास रिसर्च होना चाहिए, उसमें एक इशू है, सिविल इंजीनियरिंग का रोल इसमें आता है। दूसरा कि आपका डिजाइन आपके पास है, लेकिन लैंड का रिक्लेमेशन का इशू है, लैंड एक्विजिशन। चौथा होगा कि सस्टेनेबल मटेरियल अगर आप कर भी दोगे तो मिलेगा कहाँ से? तो ओवरऑल पूरा वैल्यू चेंज में चेंज आना चाहिए, वैल्यू चेंज में पूरा फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेज इसको। तभी जाकर के जो कंट्रीब्यूशन टू जीएचजी है और साथ ही साथ जो डेवलपमेंट है, क्रिएशन ऑफ द ड्यूरेबल एसेट फॉर द अफोर्डेबल हाउसिंग फॉर ऑल, और जो लॉन्ग टर्म जीएचजी गैस एमिशन रिड्यूस करना है, वो दोनों हो सकता है। तो हाउसिंग फॉर ऑल शुड बी वेल विद इन द लिमिट्स ऑफ द जीएचजी एमिशन, शुड अडियर टू द वैल्यूज ऑफ एनवायरमेंटल एथिक्स। इसके लिए एग्जांपल दिया। तो कीवर्ड हाईलाइट करना, अगर करना है तो मीवान टेक्नोलॉजी, ऑल्टरनेटिव कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, ट्रेडिशनल कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। उसके बाद फिर हाउसिंग फॉर ऑल विजन में इको निवास संहिता, जो बिल्डिंग कोड एक है उसको बोलते हैं गाइडलाइन फॉलो करिए, इको निवास संहिता है। स्मार्ट घर प्रोजेक्ट जो राजकोट में है वो बात करता है अफोर्डेबल हाउसिंग, जिसमें लाइट हाउस प्रोजेक्ट यूज किया जाता है, इट इज मोर इको फ्रेंडली। डिस्कस व्हाट इज हैपनिंग इन संदेश खाली विलेज, ईडी रेड, पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ सुंदरबन आइलैंड। संदेश खाली is one of the hundreds of islands in Sundarban Delta. Ganga, Meghna, Brahmaputra system falls into Bay of Bengal. Surrounding by tidal waterway, rivers, canal, creeks, etc. तो संदेश खाली तो ये जोग्राफिकल के लिए इंपॉर्टेंट रादर देन कि इसमें, उसमें बोला 49% हिंदू, 30% मुस्लिम, 15% क्रिश्चियन, सेल्यूट ट्राइब भी है। अब है कि वहां पर गवर्नमेंट हैड गिवन पट्टा टू दोज हु हैव माइग्रेटेड फ्रॉम ईस्ट बंगाल आफ्टर पार्टीशन। वहां से भाग रहे थे बांग्लादेश से, वहां पर स्टैब्लिश शिफ्ट हुए, और वहां पर जो लैंड ऑफ द फार्मर्स दे वर कन्वर्टेड इनटू फिश फार्म्स, इनलैंड फिशरी। तो बस यही जानना है।
Inaugural session of Tamil Nadu Legislative Assembly, Governor R.N. Ravi did not read the text prepared by the state government. तो ऐसा कर सकते हैं प्रवेश, उनके पास अधिकार है कि वो पढ़ नहीं सकते। उनके पास नहीं होता है अधिकार, दिस इज अ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशंस। ये बहुत बार ऐसा कर चुके हैं। अगर हम देखें इससे पहले का, तो इससे पहले पिछले साल जो स्पीच हुई थी उसमें भी इन्होंने नहीं किया। इसके बाद जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु असेंबली ने इन्हें कहा था कि आप जो है हमारी रीजनल लैंग्वेज के अंदर जो हमने टेक्स्ट तैयार किया है उसके अंदर आप इस चीज को पढ़िए, लेकिन इन्होंने जो है इंग्लिश का यूज किया, तो अगेन दैट क्रिएटेड अ रो इन दी असेंबली। देन जो तमिलनाडु के गवर्नर फिलहाल में है R.N. रवि, ये नागालैंड में रहकर आ चुके हैं, तो आफ्सपा के ऊपर भी इनके ऊपर बहुत एलिगेशन लगे थे कि मिसयूज और सेंट्रलाइज्ड एजेंट की तरह ये काम करते हैं। इवन सुप्रीम कोर्ट सेड दैट गवर्नर R.N. रवि शुड वर्क एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंट, नॉट एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंट। तो इसके अलावा जो कई बिल है तमिलनाडु गवर्नमेंट के, उसके ऊपर भी इन्होंने प्रेसिडेंट को अंडर आर्टिकल 201 वो दे देते हैं बार बार। तो कहीं ना कहीं डिस्पोर्ट देखने को मिल रहा है इन द तमिलनाडु असेंबली। ठीक। सुप्रीम कोर्ट हैज रिपीटेडली हेल्ड दैट इसमें गवर्नर हैज, दो चीजें, हाँ इसमें दो हाँ चीजें, सरकारिया कमीशन हाँ और पुंजी कमीशन हम्म की जो रिपोर्ट है उसको लागू कर सकते हैं। बताइए वैसे। इसमें दिया हुआ है कि गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि गवर्नर के पास कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है इन मैटर्स ऑफ गवर्नेंस। सुप्रीम कोर्ट कॉल्ड द गवर्नर अ शॉर्ट हैंड एक्सप्रेशन फॉर स्टेट गवर्नमेंट, एग्जैक्ट वर्ड वी कैन राइट, एजी पेरारी वल्लन वर्सेस स्टेट 2022 में, शॉर्ट हैंड एक्सप्रेशन फॉर स्टेट गवर्नमेंट। Governor is required by the constitution to act only in accordance with the aid and advice of the constitutional minister headed by CM. To no discretion in matters of function. ऑलवेज बोला जाता है कि उनका रोल है कि इलेक्टेड गवर्नमेंट एट द स्टेट्स यूनियन के बीच में एक ब्रिज है, और स्टेट्समैनशिप होना चाहिए, एक नॉन पार्टीशनशिप होना चाहिए शोकेस बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट शुड नॉट इंटरफेयर इनटू लोकल पॉलिटिक्स। यूनियन स्टेट रिलेशन के बीच में एक बुत एक फैब्रिक अपहोल्ड करते हैं, फेडरल फैब्रिक, वर्ड फेडरल फैब्रिक, इसको अपहोल्ड करते हैं। लेकिन देखा जा रहा है कि ओवरऑल कि दे हैव गवर्नर रवि several instances he have reserved the bill for the president of India. सब जगह पे देखा गया फॉर द गवर्नर इन दिल्ली, वेस्ट बंगाल, पंजाब एक्सेप्ट। अगर हम बात करें एलजी की, तो एलजी के पास डिस्क्रिशनरी पावर होती है जब हम बात करते हैं यूटी की। एग्जाम्पल ले चंडीगढ़ का, एग्जाम्पल ले दिल्ली का, एग्जाम्पल ले पुडुचेरी का। पुडुचेरी में जो हमारी एलजी थी वो किरण बेदी जी थी, जहाँ पर जो है वो भी ऐसे जो लेजिस्लेटिव असेंबली है हेडेड बाय द सीएम, उनकी जो रिकमेंडेशन है उनको मान नहीं रही थी। तो वहां पर भी इस तरीके से हम देखते हैं कि पुडुचेरी डिमांड करता है दो चीजें। पहला, हमें अपनी हाई कोर्ट दो, क्योंकि हमें अपने जितने भी मैटर्स हैं जो जुडिशरी से रिलेटेड है उसके लिए चेन्नई जाना पड़ता है, मद्रास हाई कोर्ट। तो हमें भी दो, ताकि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल मिसट्रस्ट क्रिएट करते हैं बाहर से एडमिनिस्ट्रेटर आकर के, इनका डायरेक्ट ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंदर हम इनको डील करें। दूसरा, वो बोलते हैं पुडुचेरी वाले कि जो आप एडमिनिस्ट्रेटर हमारे यहाँ भेजते हैं, वो पुंची कमीशन और सरकारिया कमीशन ने बोला है कि ऐसा इंसान होना चाहिए जो एक्टिव पॉलिटिक्स से रिलेटेड ना हो। लेकिन जब हम देखते हैं जितने भी गवर्नर हैं, तो वो सारे के सारे एक्स पॉलिटिशियंस होते हैं जो कि पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड होते हैं। तो इसमें जरूरत क्या है, इसमें एक पूल ऑफ पीरियड होना चाहिए इनके लिए भी, कि पॉलिटिक्स से अगर ये 3 से 4 साल के लिए एसोसिएटेड है तो इनका रिप्रेजेंटेशन या फिर इनका अपॉइंटमेंट नहीं होना चाहिए। दूसरा, जो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट है, उस प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के अंदर एक क्लोज और जुड़ना चाहिए जिसमें ये होना चाहिए कि क्या वो प्लेजर कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट जो कि स्टैब्लिश है बाय इलेक्शन, उसको तोड़ने की बात कहता है, ऐसा नहीं कहता है। इसके बाद जो बिल है उनके लिए टाइम लिमिट होना चाहिए कि अगर पॉकेट वीटो आप यूज कर रहे हो बार बार प्रेसिडेंट होने के नाते स्टेट बिल पर 201 में, कितनी बार करोगे, तो उसकी भी एक लिमिट होनी चाहिए, टाइम फ्रेम होना चाहिए, जैसा कि एंटी शेड्यूल के मामले में भी हमने देखा। और सेम इंसिडेंट हमने देखे कि दिल्ली में भी होता है। दिल्ली में जब हम बात करते हैं आर्टिकल 239 ए, तो उसके अंदर बताया गया है कि सिर्फ 3 ही मैटर्स हैं जो एलजी के पास होंगे, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली 2022 बिल के हिसाब से जो गवर्नमेंट का नोमेनक्लेचर है वो भी सिर्फ एलजी के लिए यूज होगा। यानी सीएम और उसकी कैबिनेट और पूरी असेंबली सिर्फ नेम सेक के लिए है,
और अभी जो गवर्नमेंट दिल्ली के अंदर है, दैट इज दी होल सोल एलजी। हम्म। yes. Discuss declare war will nature. Manipur HC withdraws contentious part of its order on ST tag for मीति। तो मीति और कुकी के बीच में जब आया था नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट में, तो एक तरह का बाधा है, क्योंकि एथनिक वायलेंस, एथनिक क्लासेस, इट इज detrimental फॉर द होल सोसाइटी एट लार्ज और फॉर द लॉन्ग टर्म विजन फॉर द टू कनेक्ट इंडिया टू इन नॉर्थ ईस्ट टू मेन स्ट्रीम एंड कनेक्ट नॉर्थ ईस्ट टू नेबरहुड जो एशियन कंट्रीज है बाकी सब। तो मीति को रिजर्वेशन मिलने वाला था, इट इज इनएक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन फिर आफ्टर दैट HC विड्रॉड ST स्टेटस मीति, क्योंकि वो बोले कि मीति जो है मेन स्ट्रीम है, वो एफ्लुएंट सिस्टम सोसाइटी है, वो रहते हैं इन द वैली रीजन। बाकी जो कुकी है और नागाज है, दे लिव इन द हिली ट्रैक्स, तो उनको ज़्यादा मिलना चाहिए। तो इट हैज ट्रिगर्ड द एथनिक कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द मीति एंड कुकीजो कम्युनिटी इन स्टेट 2023। We have discussed please share the next link.